Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian economy previous year questions, right from 2011 to 2024. अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए या कोई फर्दर अपडेट के लिए, you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. नाउ हमारा थर्ड पिलर चल रहा था, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज फ्रॉम 2018। क्या कह रहा है? कह रहा है द अच्छा, यहाँ कुछ 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। The Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for general government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government. ठीक उसी प्रकार से the central government has a domestic liability of 21% of GDP as compared to 49% of GDP of a state government. And फिर as per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liability टू द लैटर। ठीक है, बढ़िया है, हम भी पढ़ के निकल गए, आपको भी क्या समझ में आया होगा भगवान जाने। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले भी कभी ना कभी ये FRBM एक्ट के बारे में हमने पढ़ा है ना। FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। दिस वाज इनैक्टेड इन 2003 टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द फिस्कल मैनेजमेंट। दिस FRBM एक्ट, इट सेट्स द target for debt to GDP ratio, right? It set the target for fiscal deficit, it set the target for revenue deficit, right? So this FRBM act ने of 2003 इन्होंने इस एक्ट ने डेट टू जीडीपी रेशियो के लिए टारगेट सेट किया कि डेट टू जीडीपी रेशियो इतना होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट इतना होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट इतना होना चाहिए। एंड फिर उस टारगेट को रिवाइज किया गया 2017 में बाई NK सिंह रिव्यू कमेटी। ठीक है यहाँ तक, तो ये सारे टारगेट को रिवाइज किया गया 2017 में NK सिंह रिव्यू कमेटी के द्वारा। ठीक है, सो जो FRBM, एक सेकेंड, FRBM रिव्यू कमेटी 2017 का था, राइट, उसने क्या किया? It recommended reducing the total debt to GDP ratio to 60% by 2023, कि debt to GDP ratio जो है ये 60% तक होना चाहिए 2023 तक। एंड ये 60% का ब्रेकअप क्या था? सो 60% का ब्रेकअप ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 40% एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 20%, तो 40 + 20 60%। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए। सो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट has recommended a debt to GDP ratio of 60% for general, that is combined government, कि मतलब वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को कंबाइंडली 60% डेट टू जीडीपी रेशियो रिड्यूस करके लाना है 2023 तक। ठीक है, कंप्राइजिंग 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। हो गया 60%। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, समझ में आ गया बैकग्राउंड भी कि कहाँ से आ रहा है, 2003 के एक्ट से कैसे कैसे 2017 रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आया। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 इसमें है, 1 इसमें है एंड 1 इसमें है। अब क्या कह रहा है यहाँ देखो, सेकंड स्टेटमेंट, द सेंटर्स गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 21%, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटी 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 49% ऑफ जीडीपी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जब ये रिपोर्ट सबमिट हो रहा था उस वक्त सेंटर्स डेट कितना था? 46.5% ऑफ जीडीपी एंड स्टेट डेट कितना था? 24% ऑफ जीडीपी। एंड सो दिस इज हायर। 46-24 कितना हो गया आप बताओ? 6 4 10 5 6 7 0.5 70.5% ऑफ जीडीपी होना कितना चाहिए था? 60%। यहाँ क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेस्टिक लाइबिलिटी 21% जीडीपी का था एंड 49% था स्टेट जीडीपी का। सेंटर का था कितना? 46, लिख रहा है कितना? 21। स्टेट का कितना था? 24, लिख कितना रहा है? 49। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जबरदस्ती मतलब आपको दिखाना चाह रहा था इस स्टेटमेंट के थ्रू कि देखो 49 एंड 21 कितना हो गया? 60%। तो ये आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ, आप मतलब बेवजह फालतू का लॉजिक लगाते कि अच्छा 60% का रिक्वायरमेंट था, 60% यहाँ पे है, हो गया, स्टेटमेंट सही है। नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। जो सेंटर का डेट है एंड स्टेट का डेट है ना, वो रिकमेंडेड टारगेट से बहुत ज़्यादा था, 70.5% था, जबकि होना कितना चाहिए था? 60%। एंड अगर आपको ये भी पता होता, इतना भी पता होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है वो ज़्यादा है, यहाँ 21% लिख रहा है एंड 49% लिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। अगर इतना भी पता होता कि सेंटर का डेट ज़्यादा है, स्टेट का डेट कम है, तो भी हो जाता आपका बात।
मतलब तो भी आपका काम निकल जाता। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, समझ में आया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट के बारे में देखिए, कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन if state government owes any outstanding liability to central government. So this statement is correct. This is as per article 293(3) of the Indian Constitution. According to this article, a state cannot raise loan without central government consent if it has already if it already has outstanding loan from the central government. आया बात समझ में। मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने किससे लोन लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेके स्टेट गवर्नमेंट रखे हुए है। अब स्टेट गवर्नमेंट चाह रहा है ना कि कहीं और से लोन ले ले, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं और से लोन लेना चाह रहा है तो उस केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है। क्लियर है बात? सो स्टेट कैन नॉट रेज लोन विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट इफ इट ऑलरेडी हैज आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम द सेंटर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 सही है, 2 गलत है, 2 गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एंड 3 सही है। आंसर इज 1 and 3। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दैट्स इट, काम खत्म। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिए ये स्केप क्लॉज के बारे में, कि ये जो स्केप क्लॉज है इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था इनके सिंह कमेटी जी के द्वारा, इनके सिंह कमेटी के द्वारा। स्केप क्लॉज इसका मतलब क्या है कि कोई टारगेट दिया हुआ है उससे आप स्केप कर रहे हो, मतलब आप बच रहे हो, मतलब आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हो। तो ये स्केप क्लॉज का मतलब क्या हो गया? इट अलाउज डेविएशन फ्रॉम द फिस्कल टारगेट इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, in case of economic crisis. So it allows deviation from the fiscal deficit target. उस वक्त अगर जो fiscal deficit target सेट किया गया है FRBM एक्ट के द्वारा, उस टारगेट से आप डेविएट कर सकते हो। अगर मान लो नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो उस वक्त आप डेविएट कर सकते हो। एंड दिस इज एस्केप क्लॉज व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनके सिंह कमेटी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज फ्रॉम 2017। क्या कह रहा है? Tax revenue as percentage of GDP of India has steadily increased in last decade. Tax revenue as percentage of GDP वो steadily increased हुआ है last decade में। So this is wrong. वो increase नहीं हुआ है, वो fluctuate हुआ है। That is कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, इस प्रकार का कुछ है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ बढ़ा ही है। ठीक है। दूसरा, द फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। तो ये भी गलत है। ये भी कोई स्टडी मतलब एक फिक्स ट्रेंड नहीं दिखा के ये भी आपको इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है। सो टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP बात करें या फिर फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP बात करेंगे, दोनों आपको क्या हुआ है, कोई फिक्स ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। दिस इज फॉर फिजिकल डेफिसिट, दिस इज फॉर टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ GDP। अब बात को समझिए, हम फिर से कह रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन के पीछे, ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन के पीछे बहुत भागना नहीं है। तो सिंपल क्या करना है? सिंपल ये करना है, विवेक सिंह सर के जो MCQs है, राइट, 350 या जो भी MCQs है, उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसमें से ना मैक्सिमम हमको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन होगा। उतना अगर आप कर लेते हो तो जो इकोनॉमिक सर्वे से, बजट वगैरह से, लास्ट 1 साल से, लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं, इससे जो भी ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा सर ने मतलब कवर किया होगा यहाँ पे, राइट। क्योंकि पिछले साल भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को कवर किया था। तो पहले भी बताएं, या तो आप खुद से कर लो या हमको थोड़ा सा समय चाहिए होगा, तब हम क्वेश्चन देख के 2-4 मतलब पेजेस का एक PDF बना देंगे आपके लिए, और उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे अपने शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज फ्रॉम 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखो समझते हैं, फिर इधर क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक है। यूनियन बजट का बात करें तो इट हैज 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट रेवेन्यू बजट, सेकंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट इज फॉर डे टू डे गवर्नमेंट फंक्शनिंग, जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडीज हो गया, उसके लिए रेवेन्यू बजट हो गया। कैपिटल बजट, दिस इज फॉर चेंजेस इन गवर्नमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लोन्स। आया बात समझ में? सो बजट का मतलब क्या समझ रहे कि हमको 1 साल में इतना खर्चा आएगा, राइट। ठीक है, हमको नेक्स्ट ईयर के लिए ये खर्चा चाहिए। अब वो खर्च को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, एक रेवेन्यू के लिए खर्च, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट डे टू डे खर्च के लिए है, जैसे सैलरी है, पेंशन है, सब्सिडीज है। कैपिटल बजट जो है वो गवर्नमेंट के ऐसे लाइबिलिटीज को चेंज करता है, जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है,
गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है या लोन ले रही है, दे रही है, जो भी, ये समझ में आ गया। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कैपिटल बजट में क्या क्या इंक्लूड होगा। यहाँ लिख रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा 100%, क्यों नहीं होगा, होगा ना। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स spending on assets like roads, buildings, machinery, etc. And these investments help in long-term economic growth, right? Now, second देखो, loans received from the foreign governments. आप बताओ, एकदम होगा, loan from the foreign government is the capital receipt because they increase the liabilities. आपको उसको बाद में repay करना है, right? तो 1 and 2 तो पक्का होगा, एंड 1 and 2 सिर्फ किसमें दिया हुआ है, इसी में है। अब थर्ड देखो, लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी होगा ना, बिकॉज इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये वाला लोन, अगर मान लो भारत सरकार लोन लिया है फॉरेन गवर्नमेंट से, तो ये तो कैपिटल क्या हो गया, रिसीट हो गया। एंड लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूटीज, ये लोन दिया गया है ना, तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बिकॉज दे इंक्रीज द गवर्नमेंट एसेट्स। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1, 2 and 3। ठीक है, चलेगा, चलो ठीक है, ये भी हो गया, आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज फ्रॉम 2016। कह रहा है देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, व्हिच एक्शन या एक्शंस ऑफ फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। बोल रहा है साल दर साल आपको बजट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। बजट डेफिसिट या बजटरी डेफिसिट क्या होता है, बजट का मतलब क्या हो गया कि ठीक है, आपको ये खर्च करना था, उसके लिए आपके पास कितना पैसा है, क्या है, उसके हिसाब से आप अपना हिसाब किताब बना रहे हो। अब डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंस वो ज्यादा हो जाएगा रिसीट के कंपैरिजन में। जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा आपका खर्च हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, बजट डेफिसिट हो जा रहा है, यही हुआ। सो बजटरी डेफिसिट इज टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिसीट। यहाँ तक ठीक है। नाउ अब बात समझना, रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं जैसे सैलरी वगैरह देना, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। जब रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त रेवेन्यू डेफिसिट होगा, क्योंकि खर्च आपका ज्यादा हो गया। एंड कौन से खर्च का बात कर रहे हैं, रेवेन्यू वाले खर्च का बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा कैपिटल रिसीट से, तो क्या होगा, तब कैपिटल डेफिसिट होगा। तो बजटरी डेफिसिट का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो टोटल एक्सपेंस है, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंस जो है, वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, वो क्या हो रहा है, वो टोटल एक्सपेंस टोटल रिसीट से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब हमसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि विच एक्शन of the following can be taken by government to reduce the deficit, कि ये डेफिसिट को हमको कम करना है। अब आप बताओ आपको क्या करना होगा। तो सिंपल बात है, देखो बजट डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट। हमको क्या करना है, इस डेफिसिट को कम करना है। तो जब हमको डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट को कम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंडिचर अपना कम कर दें या फिर हम अपना रिसीट बढ़ाने लगे। मेरे पास पैसा ज्यादा है, हम खर्च कम कर रहे हैं, तो मेरा बजट डेफिसिट कम हो जाएगा। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही बात है, हमको बजटरी डेफिसिट को कम करना है, तो हम एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। ये पोर्शन अगर कम रहेगा तो मेरा डेफिसिट कम हो जाएगा ना। जैसे देखना, समझने का प्रयास करना, 4 रुपए में से आपको 2 रुपए आया, तो डेफिसिट कितना हुआ, 2 रुपए का हुआ ना, 4 - 2, 2 रुपए आपको कम हो रहा है, दिस इज डेफिसिट। अगर मान लो ये एक्सपेंडिचर को हम कम कर दिए, 3 - 2, अभी भी 2 आ रहा है, लेकिन हम एक्सपेंडिचर कम कर दिए, तो मेरा बजटरी डेफिसिट कितना हो जाएगा, 1 रुपए का, कि हमको 1 रुपए का कमी है। तो ये क्या हो गया, बजटरी डेफिसिट कम हो गया ना। तो ये बजट डेफिसिट को अगर हमको कम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये कि हम ये एक्सपेंडिचर को अपने कम कर दें, राइट। दूसरा एक तरीका ये भी है कि ये देखो 4, 3, 2 था, हम एक काम कर देते हैं, हम रिसीट अपना बढ़ा देते हैं कि खर्च हम उतना रखें, एंड रिसीट हम क्या किए, हम रिसीट बढ़ा दिए। पहले 2 रुपए आ रहा था, अब 3 रुपए आ गया, तब बजट डेफिसिट कितना हो गया, 1 रुपए। पहले कितना था, 2 रुपए था बजट डेफिसिट, 2 रुपए का कमी था हमको, अब कमी कितने का हो गया, सिर्फ 1 रुपए का हुआ। तो या तो आप एक्सपेंडिचर को कम कर दो या फिर आप रिसीट को ज्यादा कर दो, बढ़ा दो। समझ में आया। सो अब देखिए, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो ऑब्वियसली बजट डेफिसिट मेरा कम हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, अगर वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे तो उससे होगा क्या, गवर्नमेंट और खर्च करेगा ना, तो ये हमको कम करना है, ये क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा। अगर न्यू वेलफेयर स्कीम्स आएगा तो वो डेफिसिट बढ़ा देगा।
तो सेकंड पक्का नहीं होगा, नहीं होगा पक्का, तो 2 and 2 यहाँ पे गया। तीसरा देखिए, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, मतलब अननेसेसरी सब्सिडी जो है उसको कट कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। सो जो अननेसेसरी सब्सिडी दे रहे थे उसको जब हम रैशनलाइज कर रहे हैं, उसको कट डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, सरकार का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। एंड जब सरकार का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो बजट डेफिसिट क्या होगा, बजट डेफिसिट भी कम होगा, राइट। ठीक है यहाँ तक। सो रैशनलाइजिंग सब्सिडीज काम करेगा। तो 1 and 3 इसमें है, 1 3 इसमें है। 4 तो वैसे ही गया क्योंकि 2 के कारण, 2 यहाँ पे था एंड 2 यहाँ पे था, तो ये 4th वाला ऑप्शन पढ़ने का भी कोई मतलब है नहीं। लेकिन देख लेते हैं, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप ध्यान से समझना, इंपोर्ट ड्यूटी को आप कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या है, इसका मतलब कि मतलब एक तरीके का टैक्स रेवेन्यू ही तो हो गया ना सरकार को। तो जब इंपोर्ट ड्यूटी को आप कम कर रहे हो उसका मतलब कम रेवेन्यू आ रहा है आपके पास, इसका मतलब आपका रिसीट कम हो रहा है। हमको तो रिसीट अपना बढ़ाना है ना, हमको तो ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि बजट डेफिसिट को हम कम कर सके। तो ये 4th भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 1 and 3। क्लियर है, ठीक। 1 and 3 जितना समझा दिए उससे मतलब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, what is are the purposes of government's sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme? This is from 2016। देखो दोनों स्कीम में गोल्ड वर्ड जुड़ा हुआ है, राइट। तो समझ में आना चाहिए कि कुछ तो गोल्ड से लेना देना है। नाउ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया था? बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया इंपोर्ट्स अ लॉट ऑफ गोल्ड लीडिंग टू हाई ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, there is gap between import and export. So these schemes help reduce India's gold import. कैसे? By using the gold already available in the country, right? तो थोड़ा सा आइडिया लग गया कि क्यों ये स्कीम लाया गया था। नाउ देखो बोल रहा है व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ दीज 2 स्कीम्स। पहला, टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड इंटू इकोनॉमी, कि जो घर में गोल्ड रखा हुआ है उसको कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में लाना, जो इंडिया के घरों में गोल्ड रखा हुआ है उसको इकोनॉमी में लाना was the purpose, was this purpose exactly, यही तो पर्पस था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का। It allows the household to deposit their gold in bank like सेविंग अकाउंट, कि आप जो घर में गोल्ड रख रहे हो, डिपॉजिट दैट गोल्ड इन द बैंक एंड फॉर दैट दे विल अर्न इंटरेस्ट, राइट। तो लोग को क्या होगा, लोग इससे इंटरेस्ट अर्न करेंगे। एंड दीज गोल्ड विल बी यूज्ड बाय ज्वेलरी इंडस्ट्री रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है गोल्ड को। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, टू प्रोमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। थोड़ा बेसिक फैक्टर भी, मतलब बेसिक, ये दोनों स्कीम के बारे में बेसिक पॉइंट्स भी हमने अगर पढ़ा होता तो हमें पता चल जाता कि ये बकवास बात है। दीज स्कीम्स डू नॉट एम टू इंक्रीज द एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देयर गोल इज टू रिड्यूस द गोल्ड इंपोर्ट बाय यूजिंग द डोमेस्टिक गोल्ड। अरे घर में गोल्ड रखा हुआ है भाई, वो गोल्ड को यूज करेंगे ना, जबरदस्ती बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं लॉट ऑफ गोल्ड को। पर्पस ये था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड गलत। अब बचता है मेरे पास ए एंड सी। टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। अब आप बताओ, यही तो पर्पस है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी सही होगा। So gold monetization scheme meets the demand of jewelers by using the idle gold। जो घर में गोल्ड रखा हुआ है ना, उसको यूज करके ज्वेलर्स के डिमांड को पूरा करना। उसी प्रकार से sovereign gold bond, it allows people to invest in gold without buying physical gold। तो sovereign gold bond के sovereign gold bond स्कीम के थ्रू पीपल जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट बाइंग द फिजिकल गोल्ड। उससे होगा क्या, इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर इंपोर्टेड गोल्ड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 and 3। तो बात को समझिए, कोई भी स्कीम है, बहुत डेप्थ में जाके चीजों को नहीं पढ़ना है, एक आइडिया ले लेना है और उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बहुत अच्छे से पर्पस को, मेन गोल को समझना है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड टू बास्केट ऑफ IMF SDR। ये 2016 का क्वेश्चन है। नाउ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं कि SDR होता क्या है। दिस इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दिस इज एन स्पेशल ड्राइंग राइट, दिस इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जो कि क्रिएट किया जाता है IMF के द्वारा, ठीक। इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, दिस इज नॉट अ करेंसी बट इट एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट for IMF and some other organizations। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा recently which one of the following currency have been
हैज बीन प्रपोज टू बी एडेड टू बास्केट ऑफ IMF SDR? आंसर क्या होगा? रेनमिनबी। ये जो SDR का सिस्टम है, दिस वाज क्रिएटेड बाय IMF इन 1969 अंडर ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है आपके नोट्स में। 2016 में क्या होता है, IMF जो है चाइना का रेनमिनबी उसको SDR बास्केट में ऐड करता है, एंड सो SDR बास्केट जो है इट नाउ इंक्लूड्स 5 मेजर करेंसी। कब ऐड हुआ ये? 2016 में। क्वेश्चन कब पूछ रहा है कि उस वक्त ऐड नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रपोज्ड है, मतलब तभी तो 2016 में ही ऐड हो गया, राइट? तब आप इससे ज्यादा मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो 5 मेजर करेंसीज हैं ये SDR बास्केट में। कौन कौन? US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, दिस वाज एडेड इन 2016। 3 हो गए ना, 1 2 एंड 3। उसके बाद येन, ब्रिटिश जापानीज येन, एंड फिर ब्रिटिश पाउंड, राइट, जिसको GBP से डिनोट किया जाता है। अब ये SDR करता क्या है? SDR डज नॉट एक्ट एज अ करेंसी। ये बात हम लोग पहले भी देखे। इट डज नॉट एक्ट एज अ करेंसी बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेजर ग्लोबल करेंसीज। इट हेल्प कंट्री मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा है कि IMF के SDR बास्केट में किसको प्रपोज किया गया? आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ बहुत सारा कुछ लिख दिया है मैंने, राइट? And most of the thing I have explained. Now question number 27, this is from 2016. कह रहा है which of the following best describe the term import cover sometimes seen in the news? अगर हमको पता है कि import cover क्या होता है, काम बन गया हमारा। So import cover किसको कहा जाएगा? It refers to how many months a country can continue importing goods using its foreign exchange reserve। कि अपने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करके एक कंट्री कितने महीने तक गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है। आप एक बात बताओ, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं हमको उसके करेंसी में पे करना पड़ेगा। मान के चलो डॉलर में हम पे कर रहे हैं, ठीक है, डॉलर आ कहां से रहा है? फॉरेक्स से। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है RBI के पास, वहां से आ रहा है। तो अब इस फॉरेक्स को यूज करके हम कितने महीने तक गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। दिस इंपोर्ट कवर जो है ना, ये इंपोर्ट कवर, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेजर ऑफ कंट्रीज रिजर्व एडिक्वेसी। कि जो कंट्री का रिजर्व है क्या वो एडिक्वेट है, एंड वो एडिक्वेट है ये कैसे पता चल रहा है? इंपोर्ट कवर से। इंपोर्ट कवर क्या बता रहा है कि आपका जो फॉरेक्स है आप उसको यूज करके कितने महीने तक आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपका इंपोर्ट कवर हायर है तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? इट मींस स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन। जबकि अगर आपका लोअर इंपोर्ट कवर है तो इट इंडिकेट इकोनॉमिक रिस्क। होगा या नहीं होगा? इंपोर्ट कवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिवाइडेड बाय एवरेज मंथली इंपोर्ट्स। मान लो एक कंट्री है, इट हैज अ $600 बिलियन इन रिजर्व, एंड ये हर महीने $40 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट कवर कितना होगा? 600/40, 15 मंथ। आया बात समझ में? तो 15 महीने ये इतने रिजर्व से 15 महीने इंपोर्ट कर सकता है। एंड ये फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व जो है ये इंक्रीज कैसे होगा? जब FDI आएगा, जब FPI आएगा स्टॉक मार्केट में, जब RBI डॉलर खरीदेगा मार्केट से टू स्टेबलाइज द रूपी, तो RBI मार्केट से डॉलर खरीद लिया तो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर चला गया। आया बात समझ में? अब ये इंपोर्ट कवर जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट फ्यूचर इकोनॉमिक शॉक्स। इट हेल्प maintain stability in the currency exchange rate. It protect the economy from fluctuations in the foreign investments. समझ में आया? थोड़ा सा भी घुसा, हम लोग बहुत PhD कर लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे सिंपल सा पूछा कि which of the following best describe the term import cover? It is the ratio of value of import to gross domestic GDP? नहीं। It is the total value of import of a country in the year? एकदम नहीं। It is the ratio between value of export and that of import between two countries? नहीं। लास्ट ऑप्शन पढ़िए। It is the number of month of import that could be paid for by country's international reserve. And this is what I have said you at the starting of this question, that import cover refers to how many months a country can continue importing goods using its foreign exchange reserves. ठीक है, समझ में आया? आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। 2015 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी मतलब क्या। इंटरनेशनल लिक्विडिटी मींस टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंट्रीज टू मैनेज देयर balance of payment deficit. This is international liquidity. International liquidity means
total resources available to the countries to manage their balance of payment deficit. ये resources क्या क्या हैं? तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जैसे यूएसडी, यूरो एक्सेट्रा. स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, एसडीआर के बारे में हमने पढ़ा, फ्रॉम आईएमएफ. और इंटरनेशनल लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक. तो ये जो रिसोर्सेज हैं एक कंट्रीज के पास टू मैनेज देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, दिस इज इंटरनेशनल लिक्विडिटी. अब जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है इट हेविली रिलाइज ऑन हार्ड करेंसीज. अगर एक कंट्री के पास हार्ड करेंसी नहीं है, अगर उनके रिजर्व में ये हार्ड करेंसी नहीं है, तो उनको इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजरना होगा, फेस करना होगा. अरे लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मान लो कि आपके पास पैसा है ना, राइट. अब आप सामान खरीदने जाओगे तो आप पैसा ही दोगे ना. आप उसके बदले क्या बोलोगे कि ठीक है, आप मान लो आम खरीदने गए तो आप आम के बदले पैसा ही दोगे. आप आम के बदले ये थोड़ी बोलोगे कि ठीक है हम उसके बदले आपके घर में आके थोड़ी देर कुछ काम कर देंगे. ऐसा नहीं होगा ना. समझ में आ रहा है? तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कब होगा? जब आपके पास पैसा नहीं होगा. बात को समझिएगा. आप आम खरीद के अब आप बोलोगे कि ठीक है हम इतना छोटू सा आपको गोल्ड दे रहे हैं, ऐसा तो ऐसा तो होगा नहीं. तो आपको लिक्विडिटी का सामना कब करना पड़ेगा? जब आपके पास पैसा नहीं होगा. तो सेम वही सिनेरियो सोचिए ना यहाँ पे. अब यही लिक्विडिटी इंटरनेशनल लेवल पे सोचिए, तो वो उसका प्रॉब्लम कब होगा? जब आपके पास नॉन अवेलेबल होगा. क्या नॉन अवेलेबल होगा? डॉलर्स. क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम जो है वो किस पे रिलाई करता है? डॉलर पे, अदर हार्ड करेंसीज पे. So most international trade and financial transaction use a few global currencies जैसे US dollar, euro, Japanese yen, British pound. If these currencies are not available, countries face liquidity problem and they may struggle to pay for import. They may struggle to service their debt. समझ में आया? आंसर समझ में आ गया? चलो अब हार्ड करेंसी भी समझ ही लेते हैं क्या होता है. हार्ड करेंसी इज अ करेंसी दैट कम्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, दैट कम्स फ्रॉम स्टेबल इकोनॉमी, एंड दिस इज वाइडली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस. इट होल्ड्स इट्स वैल्यूज, राइट. इट डज नॉट डेप्रिसिएट सडनली. एग्जाम्पल क्या होगा जो हमने पढ़ा? यूएसडी होगा, यूरो होगा, जापानीज येन होगा, ब्रिटिश पाउंड होगा. एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है हार्ड करेंसी? बिकॉज कंट्री नीड हार्ड करेंसी टू पे फॉर इंपोर्ट, रीपे फॉरेन डेट, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट. अब पाकिस्तान का करेंसी आपके पास है एंड आप सोचोगे कि आप इंटरनेशनल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो आपके पास, तो भाई समझ में आ रहा बात? तो करेंसी कैसा होना चाहिए? डॉलर या फिर अदर हार्ड करेंसी जो कि एक्सेप्टेबल हो ना, जिसको वाइडली यूज किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में. समझ में आ गया? तो हमसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा? हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में यही पूछा कि द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ. तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा एंड वो कब होगा? जब आपके पास नॉन अवेलेबल हो क्या? डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसीज, राइट. यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिख दिया है मैंने, वही जो मैंने आपको समझाया, राइट. क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज. 2015 का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, इसका मतलब क्या होता है? रूपी का बात हो रहा है ना, उसको कन्वर्ट करने का बात हो रहा है. इट मीन्स दैट इट कैन बी फ्रीली एक्सचेंज्ड फॉर अदर करेंसीज, either for trade, that is capital account, either for trade, that is current account, or capital transaction, that is capital account. आया बात समझ में? So convertibility of rupee means the ability to freely exchange rupee for other currencies, for foreign currencies and vice versa without restriction. कि हमारा इंडियन रुपी जो है वो दूसरे करेंसी के साथ कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड दैट टू विदाउट रेस्ट्रिक्शन. या फिर या तो इंडियन रुपी हो जा रहा है कन्वर्ट, या फिर ये फ्रीली एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग. सो इट मीन्स ability to freely exchange rupee for other foreign currencies or foreign currencies for rupee without restriction, and it can be classified into current account convertibility and capital account convertibility. Current account convertibility अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले. Rupee can be freely converted into foreign currency for trade related purpose, कि आपको रुपी को डॉलर में, डॉलर को रुपी में एक्सचेंज करना है. अगर ट्रेड के लिए आप कन्वर्ट कर पा रहे हो फ्रीली, ट्रेड रिलेटेड पर्पस के लिए, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जैसे फॉरेन ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, तब कहा जाएगा कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है. सो इंडिया अलाउज फॉर फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. जबकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे रुपी कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी,
किस लिए? यहाँ तो ट्रेड था। कैपिटल अकाउंट में किस लिए? तो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शंस, एंड दिस इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इन द फॉरेन कंट्रीज, एफडीआई, एफपीआई, उन सब चीजों में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, राइट। एंड यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इंडिया डज नॉट अलाउ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। क्यों? टू प्रिवेंट द सडन कैपिटल आउटफ्लो दैट कैन डीस्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब हमने तो इतना कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सो फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बात? चलो, बहुत कुछ हम लोग मतलब बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ के चल रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आगे पीछे भी करके आए ना तो वी विल बी इन पोजीशन टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। दिस क्वेश्चन नंबर 30 इज फ्रॉम 2015। क्या कह रहा है? देयर हैज बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। ध्यान आ रहा है? इस तरीके का क्वेश्चन विद सिमिलर स्टेटमेंट हम लोग सॉल्व किए हैं। देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ 2016 का क्वेश्चन है कि देयर हैज बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शंस ऑफ फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। कि बजट डेफिसिट को कम कौन से एक्शन से किया जा सकता है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेलफेयर स्कीम, सब्सिडी, इंपोर्ट ड्यूटी, यही कुछ था ऑप्शन में। हम लोग बहुत डिटेल में सॉल्व किए थे इसको। अब देखो क्या कह रहे हैं, कैसे कौन से एक्शन से आप रिड्यूस कर सकते हो डेफिसिट को? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से देखते हैं हमको क्या करना है। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, यही ना, कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है। जो डिफरेंस है वही तो डेफिसिट हुआ ना, वही तो कमी हुआ है ना। कि हम 10 रुपए खर्च कर रहे थे, पैसा आया 6 रुपए ही हमारे पास, तो हमारे पास डेफिसिट कितना का है? 4 रुपए का डेफिसिट है। तो हमको क्या करना होगा? हमको ये बजट डेफिसिट को कम करना है ना। तो कम करने के लिए क्या करना होगा? हमको अपना एक्सपेंडिचर कम कर देना होगा, या फिर हमको रिसीट अपना बढ़ा देना होगा। जब हमको बजट डेफिसिट कम करना है तो हमको एक्सपेंडिचर, खर्च को कम करना होगा, या जो पैसा जहां से आ रहा है वो पैसा को हमको ज्यादा करना होगा। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही बात है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, हो गया ना एक्सपेंडिचर कम, बजट डेफिसिट कम हो जाएगा। जैसे 10 रुपए खर्च हो रहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो हम उसको अब 7 रुपए कर दिए, तो 7 माइनस 6, अब बजट डेफिसिट कितना हुआ? 1 रुपए। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो पहला तो सही है। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। अगर आप वेलफेयर स्कीम्स लाओगे, लॉन्च करोगे, तो उससे गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा होगा, तो ये एक्सपेंडिचर जो है ये कम नहीं हो कि ये ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो बजट डेफिसिट मेरा बढ़ेगा, तो 2 तो पक्का नहीं होगा। जैसे 2 कटा तो B एंड D गया, बचा अब 1 एंड 3, एंड यहाँ बचा 1। रेशनलाइजिंग द सब्सिडीज। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज पहले भी देखे हमने कि जहां भी अननेसेसरी खर्च हो रहा है ना, वो सब्सिडी को हटाना है, कि सब्सिडी को फिर से रीअसेस करना है, लिमिट करना है, ताकि एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को कम किया जा सके। यही सेम स्टेटमेंट वहां भी रिपीट हुआ था। ठीक है, सो सब्सिडी को रैशनलाइज करने से क्या होगा? एक्सपेंडिचर कम होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 एंड 3 हमारा आंसर क्या होगा? ए। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब जब आप इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर रहे हो, इसका मतलब यू नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो मतलब बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि बजट डेफिसिट को किस प्रकार से, कौन से एक्शन से कम किया जाए, तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 3, दैट इज ए। ठीक है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो ना, अब मान लो आप मैक्सिमम पढ़ के जाओगे, अगर किसी भी नोट से आप उड़ान पढ़ो या कोई भी फाउंडेशन क्लास का नोट्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप बजट डेफिसिट पढ़ के बस आप फॉर्मूला पढ़ के जाओगे। क्वेश्चन देखने से क्या होता है, हम लोग उस फॉर्मूला को अप्लाई कर ले रहे हैं। दूसरा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे सारा कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हम कर ही चुके हैं, जितना सिंप्लीफाई करके करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विद रेफरेंस टू 14th फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहले कि वी ऑल नो कि फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आप बताओ कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप एवरी 5 years टू सजेस्ट हाउ फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी shared between center and states. This finance commission, it makes recommendation on
sharing of central taxes with states, grants from center to states. It make recommendations on ways to improve the finances of panchayats and municipalities. It make recommendations on any other financial matters referred to it. अब यहाँ पे 14 फाइनेंस कमीशन के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 14 फाइनेंस कमीशन हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल डिवीजन डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये अभी हम आपको कैसे समझाएं? अब मान लो कि अब इसको तो ब्रेक डाउन करके हम समझा नहीं सकते हैं, अब ये तो फैक्ट है। अब ये आपको जो भी मतलब उस वक्त एग्जाम हुआ तो उस वक्त 14 फाइनेंस कमीशन न्यूज में है, तो आपको उस वक्त पढ़ना था। समझ में आ रहा है बात? एंड एक ही तो सबसे मतलब 14 फाइनेंस कमीशन का सबसे हाईलाइट रिकमेंडेशन तो यही था ना कि 32 से 42% कर दिया गया था शेयर ऑफ स्टेट्स को। सो द 14 फाइनेंस कमीशन इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 32 to 42% to give the states more financial flexibility. This statement is correct. And अगर कोई 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में सोचेगा, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज क्वेश्चन पूछ दिया तो हम जबरदस्ती का अपना पॉइंट नहीं आपको आप पे फोर्स कर रहे हैं। 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर कोई भी कुछ भी पहला पॉइंट आप किसी से भी पूछोगे तो वो ये 42% के बारे में ही बताएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स के लिए ना, उसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कम से कम हर टॉपिक का मेन जो पॉइंट है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। सेकेंड, it has made recommendation concerning sector specific grants. So 14 Finance Commission did not recommend sector specific grant. Instead, it focused on increasing the overall financial devolution to states. Right? तो second statement गलत हो गया, आंसर होगा 1 only. Right? यहाँ पे आपके लिए काम भर दिया हुआ है। So the Finance Commission did not give sector specific recommendation जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं, ठीक है? इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट सही है अबाउट 42% वाला पॉइंट जो था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज फ्रॉम 2014। With reference to union budget, which of the following is are covered under non-plan expenditure? देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट। हमने बजट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा उसमें एक्सपेंडिचर के बारे में, रिसीट के बारे में, राइट। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, इसको हम लोग दो टाइप्स में बांट सकते हैं, एक प्लान एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? जिसके लिए आप प्रॉपर प्लान कर रहे होगे, जैसे 5 ईयर प्लान में जिसका चर्चा हो रहा होगा, है ना। 5 ईयर प्लान पढ़ा है ना हमने पहले, कभी सुने भी तो होंगे आप, राइट। हालांकि अब ये प्लान नॉन प्लान वाला क्लासिफिकेशन चलता ही नहीं है 2017-18 के बाद से। ये प्लान नॉन प्लान का जो क्लासिफिकेशन है इसको रिमूव कर दिया गया 2017-18 में, राइट। लेकिन फिर भी समझो, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम लोग प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है? यहाँ पे मनी को जो पैसा है वो पैसा खर्च किया जा रहा है फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दैट इज रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। सब कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान करके कि अच्छा ठीक है हमको इस प्रकार से डेवलपमेंट कराना है, ग्रोथ कराना है। किसका? रूरल डेवलपमेंट। एजुकेशन सेक्टर में इस प्रकार से पैसा लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे करके पैसा लगाना है। समझ में आ गया? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? मनी स्पेंट ऑन फिक्स्ड एंड एसेंशियल कॉस्ट्स, राइट। फिक्स्ड एंड एसेंशियल कॉस्ट्स, जैसे कि सैलरी देना ही है ना, आप उसको तो रोक नहीं सकते हो। पेंशन देना है, सब्सिडीज देना है, इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस है, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। क्या क्या? अब नहीं पूछेगा, ठीक, क्योंकि 17-18 के बाद से इसको हटा ही दिया गया। लेकिन फिर भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? सैलरीज आ जाएगा, पेंशंस आ जाएगा, सब्सिडीज आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट 2014 के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो बताओ, डिफेंस आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, सब्सिडी, सारा आएगा ना, क्योंकि इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ी हो रहा है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। बट दिमाग में वही रखना है कि प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन को अभी हटा दिया गया 2017-18 से। एंड दिस प्लान एंड नॉन प्लान वाला क्लासिफिकेशन ना, दिस स्टार्टेड इन 1951 ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। समझ में आया? एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाज ऑलवेज द लार्जर पोर्शन ऑफ द बजट, जहां पे वी हैव ऑलरेडी सीन कि डिफेंस, सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज ये सब आता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब नहीं पूछेगा ये सब। प्लानिंग कमीशन डिसाइडेड द प्लान एक्सपेंडिचर एलोकेशन, ये एक पॉइंट देखो ऑब्वियसली, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा? स्पेंडिंग दैट बूस्ट प्रोडक्शन
कैपेसिटी लाइक रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन प्लान फिक्स्ड एक्सपेंसेस की खर्चा तो होना ही है, जैसे डिफेंस, सब्सिडी, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज फ्रॉम 2014, कह रहा है विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। अब इसमें दो चीज पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये समझते हैं कि पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द वर्ल्ड। कि एक कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ, मतलब यहाँ इंडिया मतलब मान लो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएस, राइट, ब्रिटेन और भी 50 कंट्री ले लो, मतलब मिला जुला के बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड हो गया एक तरफ। तो इंडिया वर्ल्ड के साथ जितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है उन सब का लेखा जोखा, उन सब का रिकॉर्ड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, इसमें आएगा ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप इसमें इंपोर्ट का बात करोगे, एक्सपोर्ट का बात करोगे, यही ना। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन, एसडीआर, फॉरेक्स रिजर्व। इसमें ट्रांसफर्स, इसका बात आएगा। ट्रांसफर मतलब रेमिटांसेस, मनी सेंड बाय इंडिविजुअल अब्रॉड टू देयर होम कंट्री। एक आदमी है, वो मान लो विदेश में है, वो अपने घर में अपने लोगों को के लिए पैसा भेज रहा है, दैट पैसा इज रेमिटेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही सब तो आएगा ना, जो आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल एसेट्स, लाइबिलिटीज जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लोन है, एसडीआर है, फॉरेक्स रिजर्व है, ट्रांसफर्स जैसे रेमिटेंसेस हो गया, यही सब तो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ये आपको एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, राइट। हमसे पूछ रहा है करंट अकाउंट के बारे में। सो करंट अकाउंट जो है, इट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अ कंट्री एंड अ वर्ल्ड। इट हैज टू कंपोनेंट्स, टू मेन कंपोनेंट्स, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दूसरा बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या पता चल रहा है इससे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप बताओ, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इसका मतलब ट्रेड सरप्लस है ना। आप एक्सपोर्ट ज्यादा किए हो, इंपोर्ट आप कम किए हो। जब आप इंपोर्ट ज्यादा किए हो, एक्सपोर्ट कम किए हो, तो उस केस में क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको क्या आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं बिटवीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज जैसे कि आईटी, टूरिज्म, बैंकिंग, ये सारा कुछ आता है। अब हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, एकदम आएगा। बैलेंस ऑफ इनविजिबल आएगा, ये भी आएगा। लेकिन फॉरेन एसेट्स, एसडीआर, ये सब किस में आएगा, ये सब कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है। समझ में आया, जहां आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा रहे हो, ये साल भर वाला बात नहीं है। समझ में आया, तो क्या होगा आंसर 1 and 3, आंसर इज सी। 2 and 4 क्यों नहीं होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट्स लाइबिलिटीज भी आता है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जहां फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी क्रिएट होगा, वो हम लोग पहले भी देख रहे हैं, वो कैपिटल अकाउंट में ही आता है, लॉन्ग टर्म का बात होगा वहां पे, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे सारा कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, राइट। बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर है ए, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट आंसर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, हमने देखा कि इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया, एंड द वर्ल्ड। एंड ये जो ट्रांजैक्शन है, ये आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होगा, तो वो टाइम पीरियड हम लोग मान रहे हैं इन अ ईयर। अब ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही थोड़ी होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द वर्ल्ड इन अ ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक हो गया आपको करंट अकाउंट, इट रिकॉर्ड द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम्स, ट्रांसफर्स, राइट। तो करंट अकाउंट में क्या आएगा? ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, इनकम होगा, ट्रांसफर्स होगा। दूसरा कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट, इट रिकॉर्ड द कैपिटल ट्रांसफर्स एंड ट्रांजैक्शंस इन नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे लैंड्स, patents, etc. And the third one is financial account. It record investments and transactions in external financial assets and liabilities जैसे FDI, FPI। हमसे तो सिंपल सा 2013 में ये पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सो इट इज all imports and export transactions of a country during a given period of time, normally a year. Good exported from one country during a year, एकदम नहीं। Economic transaction between government of one country to another, ये भी नहीं।
कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ये भी नहीं। बट ये भी जो है ना, ये सिर्फ एक कंपोनेंट का ही तो बात किया ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, मतलब सिर्फ करंट अकाउंट का बात किया। व्हाट अबाउट कैपिटल अकाउंट? लेकिन खैर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें बेस्ट यही है, तो हम लोग ए के साथ जाएंगे, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट? आप बताओ, अब जोर जबरदस्ती नहीं है, आप बताना होगा नहीं होगा। हम लोग रेमिटांस के बारे में कहाँ पढ़े? हम लोग रेमिटांस के बारे में पढ़े थे ट्रांसफर्स में, ठीक। एंड ट्रांसफर्स कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था करंट अकाउंट में। तो जैसे आप 3 को कट करते हो, आप आंसर पे पहुंच जाते हो। तो फॉरेन लोन्स, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में आएगा। रेमिटांस, जो कि मनी बाहर में जो लोग रह रहे हैं वो अपने घर भेज रहे हैं पैसा, उसको रेमिटांस कह रहे हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, है ना। यहाँ पे भी देखा हमने, देखो क्लियर है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। करना क्या है? करना यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट को देखना है, एंड उस कंपोनेंट के अंदर और क्या क्या इंक्लूड है उसको देखना है। बात खत्म हो गया। 2013 में ही दो क्वेश्चन पूछा। एक पूछा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन, एक पूछा कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ठीक है। 2013 का ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? अभी तक तो 50 बार पढ़ चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? दीज आर द एसेट्स हेल्ड बाय अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक। एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो एसेट हेल्ड किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मैनेज इट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। किसके द्वारा हेल्ड किया जा रहा है? तो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है। इंडिया के केस में क्या होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये फॉरेक्स रिजर्व में आता क्या क्या है? तो इसमें आपको फॉरेन करेंसीज आता है, मेजर ग्लोबल करेंसीज लाइक यूरो, यूएसडी, येन, एंड दीज आर हेल्ड बाय आरबीआई। इसमें और क्या आएगा? इसमें आएगा गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड हेल्ड बाय आरबीआई एज अ बैकअप एसेट। इसमें और क्या आएगा? इसमें एसडीआर आएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, पहले भी पढ़ा है हमने। दीज आर द रिजर्व एसेट्स एलोकेटेड बाय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद क्या आएगा? इसमें रिवर्स ट्रांसपोजिशन, वो आएगा, रिवर्स ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ, पढ़ा है ना हमने। रिवर्स ट्रांचे के बारे में पढ़ा था, गोल्ड ट्रांच, रिवर्स ट्रांच, क्या था वो? अ पोर्शन ऑफ कोटा इंडिया डिपॉजिट्स विथ आईएमएफ विच इट कैन विड्रॉ व्हेन नीडेड, पढ़ा था ना हमने कि कोटा कंट्रीब्यूशन का वो पोर्शन जो आईएमएफ के पास है, जब इंडिया को जरूरत होगा तो वो निकाल सकता है, वो ले सकता है। दिस इज रिवर्स ट्रांसपोजिशन। तो ये 4 चीज जो है आपको फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आते हैं, इंक्लूडेड हैं, राइट। कौन कौन? फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर, रिवर्स ट्रांसपोजिशन भी होगा, राइट। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, देखो। फॉरेन करेंसी एसेट, लोन फ्रॉम, लोन तो नहीं होगा। फॉरेन करेंसी एसेट एसडीआर, लोन फ्रॉम, लोन नहीं होगा। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग्स एंड लोन नहीं होगा। समझ में आ गया फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज फ्रॉम 2012, कह रहा है द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। तो प्राइस ऑफ करेंसी का क्या मतलब है? प्राइस ऑफ करेंसी का मतलब वही है, एक्सचेंज रेट का ही बात हो रहा है। जैसे समझो, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि $100 जो है, ऐसे समझना, सॉरी $100 नहीं, 100 रुपीज़ $1, राइट। फिर कुछ समय के बाद ऐसे भी समझ लो, जैसे $1 70 रुपीज़, फिर कुछ समय के बाद $1 80 रुपीज़, राइट। कभी ये भी हो सकता है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो ये एक तरीके का प्राइस ऑफ करेंसी हुआ ना कि 70 रुपये, मतलब $1 अगर आपको लेना है तो आपके पास 70 रुपये आपको चाहिए। लेकिन जब आप इस टाइम पीरियड में हो तो $1 के लिए आपको 80 रुपये देने होंगे। जब इस टाइम पीरियड में हो तो $1 का 60 रुपये देना होगा आपको। तो ये जो प्राइस ऑफ एनी करेंसी है, राइट, इन द इंटरनेशनल मार्केट, दिस इज डिसाइडेड बाय होम। क्या ये वर्ल्ड बैंक करता है? तो एकदम नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक हैज नो रोल इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ एनी करेंसी। वर्ल्ड बैंक हैज नो रोल इन डिसाइडिंग द exchange rate. दूसरा, the price of any currency in the international market is decided by demand for goods services provided by the country concerned. This is correct, and this is known as floating exchange rate. That is, the value of currency is determined by market demand and supply. अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो करेंसी स्ट्रेंथन कर जाएगा, अगर डिमांड कम होगा
तो करेंसी वीकन कर जाएगा। समझ में आया? जैसे देखो ना, जैसे यही समझो, ऐसे समझते हैं कि $1 70 राइट। अब बात को समझना, मान लो ऐसे समझो, मान लो डॉलर का डिमांड बहुत बढ़ गया, ठीक, डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब जब लोगों को डॉलर चाहिए होगा तो लोग क्या बोलेंगे कि सुनो आप $1 दो, हम अभी $70 है ना, हम 70 नहीं आपको $80 देंगे। दूसरा आदमी बोलेगा नहीं नहीं 80 क्यों, हम आपको 90 दे रहे हैं, आप हमको $1 दे दो, क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से, मतलब ये हम बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। तो इसी तरीके से जिस प्रकार से कमोडिटी का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमिन होता है, उसी प्रकार से करेंसी का भी प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे, सप्लाई के थ्रू डिटरमिन्ड होता है, राइट। एंड आफ्टर द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कोलैप्स्ड, कब? 1968 1973। So after the Bretton Woods system collapsed, most country adopted the floating exchange rate, and floating exchange rate आपको हम बता दिए डिमांड सप्लाई पे डिपेंड, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो 2 तो पक्का होगा, 1 गलत है, तो 1 गलत, ये गलत हो गया वर्ल्ड बैंक वाला, राइट। 2 सही है, 2 इसी में है, हो गया ना, आंसर मिल गया। अब क्यों मतलब माथापच्ची करना है, लेकिन ठीक है देखते हैं सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री, कि जिस कंट्री का बात हो रहा है उस कंट्री में सरकार कितना स्टेबल है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक तो ऐसे भी पता चल गया हमको, एंड ऐसे भी सही है। अ स्टेबल गवर्नमेंट इंक्रीजेस ग्लोबल ट्रस्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी, बूस्टिंग द कंट्रीज करेंसीज डिमांड। अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट होगा तो इट विल लीड टू अनसर्टेनिटी, रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर द करेंसी। अगर इंडिया में मान लो अनस्टेबल गवर्नमेंट है तो यहाँ की करेंसी का डिमांड क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग को लगेगा सरकार अब गिरेगा तब गिरेगा, अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। So demand for the currency will reduce, and so this is the one of the deciding factor for price of any currency. Fourth option देखो, the economic potential of country in question. Economic potential का मतलब क्या हो गया कि country कितना आगे चल के मतलब grow कर सकता है। So country's future economic potential does not directly determine its currency price. In the current market, exchange rate are based on present economic performance, ना कि उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है। सो एक्सचेंज रेट आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, डिमांड एंड सप्लाई। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 और 3, ठीक है, ये दोनों सही है, राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज फ्रॉम 2012। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। हम लोग अभी तक 50 बार देख चुके हैं एफडीआई क्या होता है। एफडीआई कब होगा? व्हेन अ कंपनी फ्रॉम वन कंट्री और एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री। एंड एफडीआई आने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सो एफडीआई इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, स्किल्स, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, राइट। अब एफडीआई कैसे हो सकता है? तो आप सब्सिडरी ओपन कर ले रहे हो, जैसे आपका मान लो अमेरिका है, हो गया एक कंट्री, यहाँ पे एक इंडिया हो गया। अब इंडिया में अमेरिका का कोई एक कंट्री है, उसने क्या किया है, यहाँ सब्सिडरी अपना खोल दिया, मतलब एक अपना ब्रांच खोल दिया। यहाँ एक कोई कंपनी था, उसका एक यहाँ इंडिया में ब्रांच खोल दिया, ये एफडीआई में आएगा। यहाँ अमेरिका का कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडिया में, इंडिया के कंपनी में मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड कर रहा है। एफडीआई और क्या होगा? मर्जर, जॉइंट वेंचर विथ फॉरेन कंपनीज, ये एफडीआई कहलाएगा। अक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, एफडीआई कहलाएगा। सेटिंग अप कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन फर्म्स, फॉरेन कंपनीज, ये भी एफडीआई कहलाएगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये एफडीआई नहीं कहलाता है। एफडीआई के लिए एक सिंपल सा फंडा ये भी था कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है इंडिया में, एंड अगर वो 10% से ज़्यादा, अगर उसके पास स्टेक है या 10% से ज़्यादा स्टेक अगर वो बाई करता है किसी भी कंपनी में, तो उसको फिर एफडीआई कहा जाएगा। 10% से ज़्यादा अगर है तो, अगर 10% से कम है तो वो एफपीआई कहलाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो एफडीआई नहीं कहलाएगा। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझ गए, वो एफडीआई तो है नहीं, वो अलग है। तो जैसे 4 गलत तो 4 यहाँ गलत, यहाँ गलत। अब आता है 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी 1, 2 और 3। वाई? बिकॉज सब्सिडरीज ऑफ कंपनी इन इंडिया होगा, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, ये भी सही होगा। कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, ये भी होगा, राइट। तो आंसर इज डी 1, 3, 1, 2 और 3। एफडीआई क्या है, वेज एफडीआई कैन बी मेड, एंड फिर यहाँ पे एफडीआई एफपीआई का भी डिफरेंस लिखा हुआ है,
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है समझना। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय foreign nationals to witness 19th Commonwealth Games in India amounted to। तो जो विदेशी नागरिक हैं वो जब इंडिया में आए कॉमनवेल्थ गेम्स को देखने के लिए, तो उसको आप किस में कंसिडर करोगे? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। तो बहुत से एस्पिरेंट ने इसको इंपोर्ट कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इंपोर्ट हुआ है ना, लोग आए हैं। अरे भाई ये होगा एक्सपोर्ट। क्यों एक्सपोर्ट होगा? बिकॉज व्हेन फॉरेन नेशनल्स visit India for events like Commonwealth Game, they spend foreign currency to buy Indian goods and services। तो क्या हो रहा है, आप ऐसे समझो कि अभी आप गुड्स एंड सर्विसेज मान लो, ये कोई गुड है, गुड सर्विसेज जो भी है गुड्स है। अब पहले आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे किसी एक कंट्री में, तो यहाँ जो रह रहे थे लोग, वो लोग आप खरीद रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये लोग खुद यहाँ आके यही सेम आइटम खरीद रहे हैं। समझ में आया? तो ये एक तरीके का एक्सपोर्ट ही तो हुआ ना। दिस स्पेंडिंग ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया जस्ट लाइक व्हेन इंडिया सेल्स गुड्स टू अनदर कंट्री। इवन दो द कंजम्पशन हैपेंस विद इन इंडिया, it is still considered an export of goods and services because foreign money is used। आया बात समझ में? तो ये नहीं सोचना है कि इंडिया के अंदर ही तो हुआ तो फिर एक्सपोर्ट कैसे हुआ। आप ऐसे समझो कि ये लोग आके यहाँ आपका सामान लेके गए, तो जो एक्सपोर्ट आप कर रहे थे वो यहाँ आके हो गया। सो फॉरेन विजिटर्स बाय गुड्स and they exchange foreign currency for rupees to make these purchases, and this is similar to an export as money is flowing into India from abroad, right? आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैक्सिमम लोग इंपोर्ट टिक करके आए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 40। अब आप बताओ, इसीलिए तो बार बार हम कह रहे हैं ना कि ये इस तरीके का क्वेश्चन ना, मतलब जो पहली बार देख रहे हैं, जस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि इस तरीके का क्वेश्चन कोई टेक्स्ट बुक में नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये इस तरीके के क्वेश्चन ना आपके क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान चक्षु खोल देते हैं, राइट? आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं तो फिर बुक से पढ़ते रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं फिर। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि PYQ ही सोल्यूशन है अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, देखो, व्हाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? 2011 का क्वेश्चन है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। सो पहले तो डिसइन्वेस्टिंग इसका मतलब क्या? इट इज व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स स्टेक इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड दिस कैन बी डन to reduce the fiscal burden, raise funds, improve efficiency। आप बेचोगे तो खरीदेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगा। आपको, सरकार को पैसा चाहिए, अपना स्टेक अगर सरकार बेचेगा तो सरकार के पास तो पैसा आएगा ना। फिस्कल बर्डन जो है ये तो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि सरकार के पास पैसा आएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी in the central public sector enterprises। तो क्या लिख रहा है? The government intends to use the revenue earned from disinvestment mainly to pay back the external debt। No, this is wrong। The revenue from disinvestment is not used to pay the external debt। Instead, it is used to build infrastructures like highways, schools, etc। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, the government no longer intends to retain the management control of central public sector enterprises। ऐसा सरकार ने आपको बताया क्या? एंड ऐसा होगा तो सरकार आपको बताएगी। आप सोचो कि सरकार मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रखना चाह रहा है, बताएगी क्या? एंड you need to keep this in mind कि disinvestment does not always mean privatization। The government may sell only a part of its stake and still retain control over PSUs। समझ में आ रहा? 100% शेयर है ना सरकार के पास। आप ये सोचो ना कि वो 100% में से क्या कर रहा है? 10% बेच दे रहा है, 20% बेच दे रहा है अपना स्टेक। अभी भी सरकार के पास स्टेक है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? डी। अब बताइए आप, Why does government disinvest? पढ़े हैं ना हम लोग। To reduce its fiscal burden, to raise funds for public welfare projects, to increase private participation in public sector undertaking। क्या होगा benefit disinvestment का? It will help in long-term economic growth। It reduces government and company debt। कंपनी के पास, सरकार के पास पैसा आ जाएगा। It increases PSU share availability in stock market, boosting the capital market। ये डिसइन्वेस्टमेंट को मैनेज कौन कर रहा था या कौन करता है? तो DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट हैंडल ऑल इन डिसइन्वेस्टमेंट वर्क। सो ध्यान रखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक मान लो अगर सरकार 10%
अपना स्टेक बेच रही है कोई पीएसयू में, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी में, इट विल स्टिल हैव द कंट्रोल, बट ये 10% सेल करने से इसको जो पैसा आया उसको ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में यूज करेगी, राइट? ठीक है, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement appropriately describe the fiscal stimulus? क्या होता है fiscal stimulus? Fiscal stimulus, right? It is when government injects money into the economy. अब ये money क्यों inject किया जा रहा है इकोनॉमी में? To boost growth during crisis. तो अगर सरकार पैसा डाल रही है इकोनॉमी में ताकि ग्रोथ को बूस्ट किया जाए क्राइसिस के दरमियान, तो पर्पस क्या होगा? क्या हो सकता है पर्पस? पर्पस बस इतना है ना कि डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, राइट? अब ये फिस्कल स्टिमुलस कैसे करेगी सरकार? तो सरकार जो है गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर. गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स so that people, so that businesses have more money to spend. And होगा क्या? लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगा, उससे प्रोडक्शन होगा, उससे प्रोडक्शन के लिए अगर ज़्यादा करना है तो आपको जॉब क्रिएट होगा, जॉब होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर से लोग स्पेंड करेंगे, एंड ये साइकिल वर्चुअस साइकिल बन जाएगा. एंड इसी तरीके के कोई साइकिल को तो आपको मेंस में लिख के दिखाना है, रॉकेट साइंस थोड़ी मतलब वहां पे लिख के आना. आपको समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिस्कल स्टिमुलस. इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नहीं, देखो सी देखो, इट इज गवर्नमेंट्स intensive action on financial institution to ensure disbursement of loan to agriculture. नहीं, it is an extreme affirmative action by government to pursue its policy of financial inclusion. अच्छा है लेकिन नहीं, तो फिर क्या है? It is an intense affirmative action of the government to boost the economic activity in the country, right? आंसर इज बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है. क्लियर है? ठीक है. एंड कैसे होगा? सरकार टैक्स कम कर देगी, टैक्स कम कर देगी तो बिजनेस हो गया, इंडिविजुअल हो गया, सबके पास पैसा बचेगा ना. डिस्पोजेबल इनकम जो आदमी के पास फाइनली बच रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टैक्स कम हो गया, तो वो खर्च ज़्यादा करेगा, एंड फिर जो हम आपको साइकिल बताएं. क्लियर है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बूस्ट होगा, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बोथ FDI that is foreign direct investment and FII that is foreign institutional investors are related to investment in a country. Which of the following statement best represent an important difference between the two? 2011 का क्वेश्चन है, समझना. FDI तो 50 बार पढ़ चुके हैं. It is when a foreign company invest in a domestic business to establish long term operation. Example, Amazon जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन वेयर हाउस पे, या टेस्ला जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है इंडिया में. दिस इज FDI. लेकिन FII के बारे में बात करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इट इज व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर्स बाई स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर एसेट्स इन अ कंट्री टू अर्न द क्विक प्रॉफिट्स. अब आप एक बात बताओ, FDI के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल में कि टेस्ला जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहा है कहीं तो कहीं इंडिया में, राइट? समझना. तो ये क्या क्विक प्रॉफिट के लिए कर रहा है या फिर ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशन में आएगा? समझ में आया बात? सो FII जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्विक प्रॉफिट के लिए. दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैन एग्जिट क्विकली. प्रॉफिट हुआ, मार्केट छोड़ के भाग गए ये लोग, मेकिंग देम मोर वॉलेटाइल, मेकिंग देम मोर अनस्टेबल देन FDI. यार ये लोग प्लांट स्थापित कर रहे हैं इंडिया में, कहाँ से मतलब भाग जाएंगे तुरंत? FDI स्टेबल है, FII अनस्टेबल है. तो कायदे से अगर डिफरेंस समझें तो FDI कैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, FII कैसा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग इन स्टॉक्स, इन बॉन्ड्स. FDI तो इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जबकि FII जो है इट इंक्रीजेस द कैपिटल अवेलेबिलिटी बट इज वॉलेटाइल. क्यों? क्योंकि ये कंपनी था इंडियन कंपनी, इसमें फॉरेन कंपनी या फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट कर दिए, तो ये इंडियन कंपनी के पास पैसा तो आ गया FII के थ्रू. लेकिन ये लोग तो लेके भी तो भाग सकते हैं ना, जैसे प्रॉफिट हुआ लेके भाग गए, जबकि FDI में तो वो चीज़ है नहीं. एंड स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर कमिटेड. कौन? FDI. जबकि FII जो है इट इज़ अनस्टेबल है, इट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, राइट? सो आंसर क्या होगा? बी पढ़ो. डिफरेंस पूछा था, FII हेल्प इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, जबकि FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स. सही है? ठीक. अब समझना, अभी देखो, रुकते हैं, अभी पहला स्टेटमेंट देखो. FII हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल. FII मैनेजमेंट स्किल लाएगा, टेक्नोलॉजी लाएगा. FII सिर्फ
पैसा दे रहा है और कुछ नहीं। जैसे प्रॉफिट हुआ गायब। मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी 50 बार पढ़ चुके, कौन ला के दे रहा है? एफडीआई दे रहा है ना, पहले भी पढ़ा था ना हमने, ऐसा तो नहीं हम अभी बता रहे, तो ये गलत हो जाएगा। एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू सेकेंडरी मार्केट व्हाइल एफआईआई टारगेट द प्राइमरी मार्केट। कुछ भी। फिर देखो यहाँ एफआईआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई। आप बताओ, एफडीआई स्टेबल है, एफआईआई थोड़ी है। एंड एफडीआई सेकेंडरी मार्केट में क्यों, प्राइमरी मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता है? तो डी भी गलत, सी भी गलत। एफआईआई स्टेबल नहीं है, एफडीआई ज्यादा स्टेबल है। तो अगर सबको कट भी कर दोगे तो भी आप आंसर पे पहुंच जाओगे। अगर मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा है बी में, एक बात बोलते हैं, हालांकि एफआईआई क्या कर रहा है, सिर्फ पैसा ही तो दे रहा है, जबकि एफडीआई ओनली स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है। तो ये आंसर बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि बाकी सब तो 100% गलत है। समझ में आया बात? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बताया वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेक। अब 1 2 3 कुछ लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो 1 2 3 कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए, कुछ एक्शंस लिखे हुए, हमसे पूछ रहा है कि 1 2 3 में सरकार कौन सा एक्शन लेगा जिससे कि करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने में मदद मिलेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब कमी होगा किसी चीज का। अब देखो, सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? इट इज अ गैप बिटवीन मनी अर्न्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड मनी स्पेंट ऑन इम्पोर्ट्स। तो आप जब इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप पैसा अर्न करोगे। अब इसमें जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उसी गैप को करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। मतलब कमी हो गया, पैसे का कमी हो गया। कैसे पैसा का कमी हो सकता है? एंड पैसा का कमी तभी ना होगा जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे होगे एक्सपोर्ट के कंपैरिजन। तो जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, पैसा अर्न करने के रेस्पेक्ट में। एंड डेफिसिट तो यही हुआ ना। सो दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट इन सिंप्लीफाइड मैनर। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट को हमको कम करना है। समझना बात को, ध्यान से समझना। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। हमको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है। अब ये कम कब होगा? ये आप इसको कम कर दो एंड इसको आप ज्यादा कर दो। समझ में आया? जैसे आप मान लो 100 रुपए का आप इंपोर्ट कर रहे थे एंड आपने एक्सपोर्ट करा 60 रुपए का, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ? 40 रुपए। लेकिन अब आपको इसको कम करना है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो आप एक काम करो ना, आप इसको कम कर दो। मान लो ये 60 रुपए ही है, आप 60 रुपए का ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप इंपोर्ट जो है वो कम कर दो आप। तो 80 माइनस 60 कितना हो गया? 20। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। दूसरा एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो कि ये मेरा 100 है तो 100 ही इंपोर्ट हम किए, लेकिन हम एक्सपोर्ट बढ़ा दिए। एक्सपोर्ट हम 60 का कर रहे थे, एक्सपोर्ट हम बढ़ा दिए 80 कर दिए। तो 80 कर दिए तो अब 100 माइनस 80 कितना हो गया? 20। तो जब आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है तो इसका मतलब आपको इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तो अब आप वैसा स्ट्रैटेजी यहाँ से चुनोगे जिसके थ्रू आपका इंपोर्ट जो है वो कम होगा एंड एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा। अब एक चीज आपको ध्यान आ रहा है, पहला ऑप्शन देखो, डी वैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। एक बात आपको समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़े थे डी वैल्यूएशन। अब एक एक चीज अगर हम बार बार रिपीट करेंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, डी वैल्यूएशन क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जब 100 रुपीज का $1 है एंड अब 100 रुपीज में $0.5 हुआ, तो क्या हो गया? पहले जो 100 रुपए में आपको $1 मिल रहा था, अब 100 रुपए में आपको $0.5 मिल रहा है। मतलब आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रुपी, उसका वैल्यू कम हो गया ना। पहले आपको $1 मिल रहा था, अब आपको $0.5 मिल रहा है। आपका वैल्यू, आपके करेंसी का वैल्यू कम हो गया। इसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं, राइट। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इसको देखो, आप 100 रुपीज का कोई सामान आप एक्सपोर्ट किए बाहर, ठीक है, एक्सपोर्ट का केस देख रहे हैं। तो आप जिसको एक्सपोर्ट किए 100 रुपीज का, तो वो आपको कितना देगा? $1 देगा। इस केस में देगा ना, क्योंकि 100 रुपीज का आप सामान एक्सपोर्ट किया, आपको $1 मिल गया, राइट। जब आपका करेंसी डी वैल्यू हो गया, मतलब अब जो 100 रुपए $1 था, अब वो 100 रुपए $0.5 हो गया, राइट। तो अब जब आप 100 रुपीज का सामान आप एक्सपोर्ट करोगे तो जो खरीदा है आपसे सामान, अभी वो आपको कितना देगा? $0.5। तो उसको क्या लगेगा कि भाई हम तो $1 दे रहे थे, अब हमको $0.5 ही देना पड़ रहा है, मतलब उसके लिए तो सामान सस्ता हो गया, राइट। तो डीवैल्यूएशन से क्या होता है? एक्सपोर्ट मेरा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सामान जो है वो सस्ता हो जाता है, ठीक। इंपोर्ट के रेस्पेक्ट में देखो कि आप $1 का सामान खरीदे, इस केस में देखना, राइट। तो आप कितना दोगे उसको? $1 का सामान आप इंपोर्ट किया, आप कितना पैसा दोगे?
100 रुपीज के आसपास। अब करेंसी डिवैल्यूएशन हो गया करेंसी का, आप $1 का सामान आप खरीदे हो, अब आपको कितना देना पड़ जाएगा सोचो इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से, 200 रुपये, है ना। तो इम्पोर्ट क्या हो गया मेरा, मतलब महंगा हो गया। तो इंपोर्ट फिर उस केस में क्या हो जाएगा, जब महंगा हो गया तो इंपोर्ट मेरा कम हो जाएगा। हमको करना क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमको इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना है। तो डीवैल्यूएशन से तो हो ही जाएगा ना, समझ में आया। इफ इंडिया रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ रुपी, इंडियन गुड्स बिकम चीपर फॉर द फॉरेन बायर एंड दिस इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट which will help in reducing the current account deficit। ठीक है, क्लियर है। तो 1 पक्का होगा, 1 इसमें है, 1 इसमें है। अब 2 और 3 देखो। 2 देखो, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी से जो इंडियन गुड्स है ना वो अदर कंट्रीज के लिए चीपर हो जाते हैं। अगर आप ये सब्सिडी को रिड्यूस कर दोगे ना तो आपका एक्सपोर्ट, आपका जो सामान है आपको जो एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जब एक्सपेंसिव होगा तो ये आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, कम हो जाएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए हमको तो इसको ज़्यादा करना है ना। तो ये जो आप एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर रहे हो उससे आपका एक्सपोर्ट महंगा हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है, एंड दिस विल इंक्रीज द करंट अकाउंट डेफिसिट इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो 2 पक्का नहीं होगा, 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब बचा ये 1 तो पक्का सही था, आंसर डी होगा 1 और 3। चलो फिर भी देख लेते हैं ये थर्ड ऑप्शन, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स from FII. This is correct ना, more FDI and FII will bring the foreign currency into India. एंड हमको चाहिए क्या, आप बताओ, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों करना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पैसा अर्न होगा ना, एंड FDI FII से तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में आ ही रहा है। तो FDI तो क्या होगा मेरा, CAD जो है करंट अकाउंट डेफिसिट वो तो कम होगा ही होगा, एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फॉरेक्स रिजर्व विच विल स्टेबलाइज द इकोनॉमी। सो डिवैल्यूएशन सही है, एज इट हेल्प रिड्यूस CAD। रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज वो गलत है, बिकॉज वो इंक्रीज कर देगा CAD को, एंड FDI FII ज़्यादा होगा तो वो CAD को कम करेगा। हमसे पूछ रहा था कि कम कैसे होगा, आंसर होगा 1 और 3। बहुत समझा दिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड। पहले भी देख चुके हैं पॉलिटी में। विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले ये टी बोर्ड है क्या, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई कानून के थ्रू बनाया गया होगा। कौन सा कानून, तो टी एक्ट 1953 to develop and promote the tea industry। अब पहला स्टेटमेंट देखो, टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज करेक्ट। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दिस इज रॉन्ग। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो सेकंड गलत, तो सेकंड गलत। 1 सही है तो 1 यहाँ पे है एंड 1 यहाँ पे है। टी बोर्ड का हेड ऑफिस है सिचुएटेड इन बेंगलुरु। अब यही तो समझना था ना, बेंगलुरु में क्यों, अगर टी बोर्ड का कुछ लेना देना भी है तो वो आसाम कोलकाता उधर कुछ होगा ना। सो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, राइट। देखो हम ये नहीं कह रहे, आज मेरे लिए भी यहाँ बैठ के आसान है बोल देना कि आसाम सोचो, कोलकाता सोचो, लेकिन इसी प्रकार से तो दिमाग को फिर डेवलप भी तो करना है कि ऐसे ही तो सोचना है ना कि हाँ ठीक है, मतलब ये चीज़ इस डायरेक्शन में सोचा जा सकता है। ठीक है, हम आज रूम में बैठ के शांत मन से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। एग्जामिनेशन प्रेशर में ये सब चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अभी जब हम कुछ बता रहे हैं तो उसको आप अप्लाई करके देखना, सोचना। अभी जैसे ये चीज़ हुआ तो अब ये चीज़ दूसरे क्वेश्चन में किसी में लगा के देखना कि टी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ तो आसाम कोलकाता वही रीजन में पढ़ते हैं ना, तो बेंगलुरु यार कुछ IT कंपनी होता तो समझ में भी आता। ठीक है, तो जैसे 1 गलत 3 गलत मेरा, तो 3 यहाँ गलत 3 यहाँ गलत, हम आंसर पे पहुंच ही गए 1 और 4 में। अब हमको नहीं मतलब जानना था कि द बोर्ड हैज़ ओवर सी ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, ये सही है। लेकिन अगर हमको नहीं भी पता होता, अगर इस स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा मतलब हिम्मत दिखाए होते तो सही हो जाता मेरा, राइट। तो हेडक्वार्टर टी बोर्ड का कहाँ पे है, कोलकाता में। इसके 2 जोनल ऑफिस है, एक जोरहट आसाम में जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, एंड एक कुन्नूर तमिलनाडु साउथ में। एंड जो टी बोर्ड है इट हैज ओवरसी ऑफिसेज इन मॉस्को, दुबई, हैम्बर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, राइट। सो आंसर क्या होगा 1 और 4। क्लियर है, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन था जरूरी यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। नाउ लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए या फिर कोई फर्दर अपडेट्स के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द Instagram. So that's it for this video. Thank you very much. Jai Hind.